हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूं वो है कर्नाटक की। साउथ का एक हीरो होता है जिसने लगभग 35 हिट फिल्में दी। एक ऐसा हीरो जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वह मैरिड होता है और उसका एक बेटा भी होता है, लेकिन उसको एक और लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की के बारे में सबको पता चल जाता है। इसी बीच में उस हीरो का एक फ़ैन होता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसे हीरो की वो गर्लफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उस लड़की की वजह से हीरो की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वह उसे परेशान करने के लिए उस हीरो के फ़ैन ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई और उस हीरो की गर्लफ्रेंड को मैसेजेस करना शुरू कर दिया। लेकिन हीरो की गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं करती थी, फिर भी वो फ़ैन उसको लगातार मैसेज भेजता था। एक दिन में 50 से ज़्यादा मैसेजेस वह उसको भेजता था। लेकिन हद से ज़्यादा बात तब बढ़ जाती है जब 29 मई 2024 को उस फ़ैन ने अपने प्राइवेट पार्ट की ऐसी फ़ोटो भेजी कि जिसे देखने के बाद किसी को भी घिन आ जाए, और साथ में मैसेज करके उस लड़की से पूछता है कि देखकर बताओ कि यह तुम्हारे हीरो से ज़्यादा मजबूत है। उसने और भी कई गंदे गंदे मैसेजेस उस लड़की को भेजे। लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह उस हीरो से ये सारी बात बताती है, और यहीं से एक ऐसा भयानक कत्ल होता है कि इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी और कैसे वो कातिल पकड़े जाते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये पूरी सत्य घटना सुनाऊं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए और नई वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो आपके लिए लाती हूँ ताकि आप लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज की सत्य घटना है कर्नाटक प्रदेश के एक शहर बैंगलोर की। 9 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कामाक्षीपाल थाना स्टेशन के पास एक जगह लगती है सुमनहल्ली ब्रिज। इसी के पास लगभग 8-10 कुत्ते किसी चीज को खींच रहे थे। इसी जगह से एक डिलीवरी बॉय जा रहा था। उस डिलीवरी बॉय की नज़र जब उन कुत्तों पर पड़ती है तो वो पास जाकर देखता है तो वह सन्न रह जाता है, क्योंकि कुत्ते एक इंसान की लाश को खींच रहे थे। तभी वह पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। पुलिस मौके पर वहाँ पहुँच जाती है और उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पर क्यों और किसने फेंका है। अब उस लाश की शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। बैंगलोर या उसके आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस उस लाश की फ़ोटो को हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा देती है। बैंगलोर से 2 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग एक जगह है। वहाँ रहने वाला एक लड़का 8 जून 2024 से अपने घर से लापता था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे। 9 जून 2024 की सुबह उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारा बेटा रेणुका स्वामी एक फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था। पिछले साल उसकी शादी हुई थी, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया है। वो कल रात से घर नहीं आया है। पुलिस रेणुका स्वामी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देती है और अगले दिन वो रेणुका स्वामी की फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है, और उस डेड बॉडी के कपड़े और उसको देखकर वो उस लाश को पहचान जाते हैं कि ये डेड बॉडी उनके बेटे रेणुका स्वामी की ही है। और साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रेणुका स्वामी को कोई इतनी बुरी तरीके से क्यों मारेगा। दरअसल उसकी बॉडी की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी और उसकी बॉडी पर हर जगह चोट के निशान थे। उसकी खोपड़ी में एक बड़ा फ्रैक्चर था। ऐसा लग रहा था कि रेणुका स्वामी को जान से मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा। अब इससे पहले कि पुलिस इस केस की और जांच पड़ताल करती, इसी बीच पुलिस स्टेशन में 10 जून 2024 को 3 लड़के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सर, जो आपको लाश मिली है रेणुका स्वामी की, उसका मर्डर हमने किया है और हमने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि उससे हमारा रुपयों का लेन देन का मामला था और वो लगातार हमें परेशान कर रहा था। ना वो हमें हमारे पैसों का इंटरेस्ट देता था, ना ही पैसे वापस कर रहा था। इसलिए गुस्से में हम लोगों के बीच हाथापाई हुई और वो मारा गया। अब पुलिस के लिए कोई छानबीन करने की वजह नहीं रही थी। पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ की, और जैसी कहानी उन तीनों ने सुनाई, पुलिस ने उसकी एक रिपोर्ट बना ली। लेकिन वहाँ के डीसीपी होते हैं एस गिरीश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और ये उनको बड़ा अजीब लगता है कि पैसों के लेन देन के चलते कोई किसी
किसी को इतना टॉर्चर करके उसका मर्डर कैसे कर सकता है। रेणुका स्वामी की बॉडी की इतनी सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। ये मर्डर ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़े लेवल की दुश्मनी हो। डीसीपी उन तीनों से बातचीत करते हैं, पहले तीनों से एक साथ बात करते हैं, फिर उन तीनों को अलग अलग करते हैं और एक एक करके तीनों से पूछते हैं कि तुमने क्यों हत्या की थी, क्या वजह थी। जब अलग अलग सवाल करते हैं और ये तीनों अपने बयान आपस में मेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बयान मेल ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए डीसीपी को लगता है कि ये तीनों कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए उन तीनों के फ़ोन नंबर और एड्रेस लिए जाते हैं और फिर उनकी फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाती है। जहां पर मर्डर हुआ था उस लोकेशन के आसपास उन तीनों की लोकेशन थी, लेकिन पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इनके सीडीआर निकलवाए जाएं और पुलिस सीडीआर भी निकलवा लेती है। और जब पुलिस वाले वो सीडीआर चेक करते हैं तो थोड़े हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन तीनों ही लोगों की बात पिछले 3 दिनों से साउथ के सुपरस्टार हीरो दर्शन थुगुदीप्पा से हो रही थी। दर्शन साउथ फिल्मों के एक बहुत फेमस एक्टर हैं। इन्होंने 35 से ज्यादा हिट मूवीज दी हैं और इन्हें 9 बार बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है। और ये भी सुनने में आया है कि ये एक मूवी के लिए 20 से 21 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। पुलिस अब सोच रही थी कि 3 साधारण से आदमियों का एक सुपरस्टार से क्या कनेक्शन हो सकता है। जिस हीरो की करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो, वो इन सामान्य व्यक्ति से आखिरकार कैसे बातचीत कर सकता है। जब हीरो का नाम सामने आता है तभी उन तीनों को फिर से बुलाया जाता है, उनसे फिर से पूछताछ होती है, लेकिन अभी भी ये लोग सच नहीं बताते। वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो पुलिस वाले उनसे फिर सख्ती से पेश आते हैं और उसके बाद फिर वो तीनों ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। 2013 में पवित्रा गौड़ा नाम की एक लड़की ने कन्नड़ फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन कन्नड़ फिल्मों में उनका कुछ ज्यादा सिक्का नहीं चल पाया। और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है साउथ के एक फेमस एक्टर दर्शन थुगुदीप्पा से और इसके बाद इन दोनों का मिलने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और इन दोनों को प्यार हो जाता है। हालांकि दर्शन थुगुदीप्पा पहले से ही मैरिड थे। 2003 में उनकी शादी विजय लक्ष्मी से हुई थी और उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन साल 2021 से इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, क्योंकि 10 साल से पवित्रा गौड़ा और एक्टर दर्शन थुगुदीप्पा का अफेयर चल रहा था। और जब इस बात का दर्शन की वाइफ को पता चलता है तो उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और इसी बीच 24 जनवरी 2024 को पवित्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी और पोस्ट में लिखा कि 1 दशक बीत गया है, अभी और भी आगे जाना है, हमारे रिश्ते को 10 साल बीत गए हैं। कुछ ऐसा लिखकर पवित्रा ने एक्टर दर्शन की फोटो लगा के पोस्ट अपलोड कर दी। अब दर्शन और पवित्रा के अफेयर की बात सबको पता चल जाती है। इंस्टाग्राम पर कुछ लोग होते हैं जो विजय लक्ष्मी यानी कि दर्शन की वाइफ का फेवर में जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्रा के फेवर में जाते हैं। लेकिन एक्टर दर्शन का एक फैन ऐसा होता है जिसका नाम रेणुका स्वामी होता है। उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि पवित्रा की वजह से दर्शन की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए वो एक फेक अकाउंट बनाता है और उससे एक्टर दर्शन को उसकी वाइफ विजय लक्ष्मी से रिश्ते ठीक करने के लिए कई मैसेजेस करता है। और उसके बाद वो पवित्रा को इंस्टाग्राम पर गंदे गंदे मैसेजेस करने लग गया। इस तरह से चलता रहता है। एक पोस्ट में कमेंट में रेणुका स्वामी ने पवित्रा गौड़ा से पूछा कि एक्टर दर्शन थुगुदीप्पा उसके साथ क्यों ट्रैवल नहीं करते। साथ ही उसने ये तंज भी किया कि दर्शन अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही अक्सर दिखते हैं। उसने लिखा था, रहने दो, समाज में तुम रखेल ही रहोगी। और वो ऐसे कमेंट्स अपनी फेक आईडी से पवित्रा की पोस्ट पर अक्सर करा करता था। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन 29 मई 2024 को उसने अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो खींचा और उस फोटो में उसका थोड़ा सा फेस भी आ जाता है और फिर वो उस फोटो को एक्ट्रेस पवित्रा को इंस्टाग्राम पर भेज देता है और साथ में मैसेज भी लिखता है कि देखो तुम्हारे हीरो से ठीक है या नहीं, एक बार आजमा के देखो, उससे ज्यादा मजबूत ना दिखाऊं तो बात रही। और ये सब मैसेजेस पढ़ के पवित्रा को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत खराब लगता है। फिर वो ये मैसेजेस और फोटो एक्टर दर्शन को दिखाती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे रेणुका उसे बहुत दिनों से मैसेजेस करके परेशान कर रहा है। और यह बात दर्शन को भी बहुत ज़्यादा खराब लगती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर दर्शन थुगुदीप्पा ने चित्रदुर्ग के अपने फैन क्लब कोऑर्डिनेटर रघुवेंद्र से बात करके रेणुका स्वामी की डिटेल्स निकलवाई और 8 जून 2024 की सुबह रघुवेंद्र रेणुका को उसके घर लेने आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने हीरो दर्शन से मिलना है। तो रेणुका स्वामी इतना खुश हो जाता है कि वो बिना अपने
घर में इन्फॉर्म करे रघुवेंद्र के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। रघुवेंद्र उसे बेंगलोर की एक जगह पट्टी नगर लेकर जाता है, जो दर्शन के रिलेटिव्स में से किसी की जगह होती है। वहाँ दूर दूर तक किसी का आना जाना नहीं था। फिर उसे थोड़ी देर एक झोपड़ी में रखा गया। वहाँ दर्शन अपनी गर्लफ्रेंड पवित्रा के साथ आए और उसने रेणुका को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जब तक उसे पीटा जब तक उनका दिल नहीं भरा। फिर दर्शन ने अपने गुंडों से कहा कि उसकी हत्या कर दो और वहां से चला गया। दर्शन तुगुदीप्पा के जाने के बाद उन लोगों ने रेणुका स्वामी को लोहे की रॉड से दागा, लाठियों से पीटा और दीवार से दे मारा। शाकाहारी रेणुका स्वामी को मांस भी जबरन खिलाया गया। उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, जीभ और नाक काट दी गई। हत्या के बाद शव को नाले में बहा दिया गया। 30 लाख रुपए की सुपारी लेकर गुंडों ने रेणुका स्वामी का मर्डर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रेणुका की कई हड्डियां टूटी हुई थी, 15 घाव थे, खोपड़ी की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। बाद में ये भी पता चला कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी 1 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे ताकि इस हत्या को नेचुरल मौत दिखाया जा सके। इसके बाद पुलिस दर्शन, उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा और उनके साथ कुल मिलाकर 15 लोगों को अरेस्ट करती है। लेकिन एक्टर दर्शन अपने बयान में लगातार यही बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। उसने कुछ नहीं किया, उसने बस रेणुका को एक थप्पड़ मारा था और उसके बाद रेणुका ने उससे माफ़ी भी मांगी थी और फिर दर्शन वहाँ से चले गए। उन्हें नहीं पता कि उनके पीछे से रेणुका के साथ क्या हुआ है। लेकिन डीसीपी ने इस बीच में अपनी ईमानदारी का इतना परिचय दिया है कि उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिले इस केस में दर्शन को बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन डीसीपी ईमानदारी से इस केस को सॉल्व करने में लगे रहे, इसलिए उनकी ईमानदारी की हर जगह तारीफ हो रही है। फ्यूचर में इस केस का डिसीजन क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन रेणुका के साथ जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने एक्टर दर्शन की कौन सी मूवी देखी है, हमें यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुने और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।